उत्तराखंड में हिंदू संगठनों ने रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ किया प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक की। आयोजित बैठक में केंद्र व राज्यों के मध्य आपसी समन्वय, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामले ने पकड़ा तूल। अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जल्द ही आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति होगी कुर्क। हरिद्वार में अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई जारी। प्रशासन ने छापेमारी कर अवैध शराब के कारोबार को पकड़ा। मामले में कार्रवाई जारी। हरिद्वार में संत रविदास जन्मोत्सव मनाया गया। संत रविदास की प्रतिमा का किया लोकार्पण। लोगों ने संत रविदास के विचारों से प्रेरणा लेने का लिया संकल्प। और बजट में उत्तराखंड के लिए विशेष राहत। रेल सुविधाओं के लिए 5,004 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम धामी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार। सीएम धामी ने कहा, राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। पूरे देश भर में रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा के पूर्व मंत्री और सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पूर्व मंत्री सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर के प्रेमनगर चौक पर नारेबाजी करते हुए पुतला भी दहन किया और सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथ का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग समाज विरोधी हैं और हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं, लेकिन हम उन्हें उनकी मंशा पर कामयाब नहीं होने देंगे। ये तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया और रामचरितमानस पर जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी उसको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा रोष देखा गया। मैं इस चीज को बहुत ही घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं सनातन धर्म मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और मेरे में ये हमारे जो धर्म है ना, वो ये नहीं सिखाता कि अपने धर्म के लिए अपने ही ग्रंथों को वो कर दो। और मैं दलितों के घर में जाकर हमारी सारी महिलाएं उनके घर में कीर्तन करके आती हैं, उनका हम खाते भी हैं, कीर्तन भी करते हैं। हमने तो कभी भेदभाव नहीं समझा, पर उन्होंने आज हमारे जो रामचरितमानस के साथ खिलवाड़ किया है वो घोर निंदनीय अपराध है। और अगर ये हमारे देश में ही रह के इस सनातन धर्म के एक भारत किसका है? हिंदुओं का देश है। और अगर इसमें रह के भी अगर ये घोर अपराध कर रहे हैं तो इनको यहाँ पे रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो ये जिसका लिए इन्होंने जो हमारे रामचरितमानस के लिए जो श्री रामचरितमानस के लिए अब सब कहे हैं, आज हम सारे जितने भी प्रेमनगर की धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, प्रमुख रूप से श्री सनातन धर्म मंदिर, श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, महावीर सेवा समिति प्रेमनगर, उत्तरांचल पंजाबी महासभा, व्यापार मंडल प्रेमनगर, मतलब सभी संगठन आज हम एक हुए हैं। हमने एकता का एक परिचय देते हुए एक ऐसा विरोध प्रदर्शन रैली निकाली है और जो इन लोगों ने शब्द कहे हैं, मैं इनकी घोर निंदा करता हूं। इन लोगों को सोच समझ के इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे नेताओं को मैं तो कहता हूं जूते मारने चाहिए, जो अपने सनातन धर्म का एक अपमान कर रहे हैं। और किसी जाति किसी मजहब के होते तो बात भी थे, मतलब अपने मजहब के मतलब अपने ही हिंदुत्व के लिए इन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल करे हैं। गीताओं के आग लगाने वाले ये काम करे हैं रामचरितमानस को। मतलब इस तरह के नेताओं को एक अपना हाईलाइट होने के लिए इन्होंने एक इतना गलत कदम उठाया। ऐसे नेताओं की मैं घोर निंदा करता हूँ। खबरों में
में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में शनिवार की देहरादून में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव उत्तराखंड डॉक्टर संधू ने कहा कि केंद्र व राज्यों के मध्य आपसी समन्वय, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकारों की तरफ से संचालित गुड प्रैक्टिसेस पर भी चर्चा की गई है। वहीं बैठक के दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्य में स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने की बात भी कही गई। स्थानीय उत्पादों को मिड डे मील के अंतर्गत अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने की भी बात इसमें की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूरस्थ गाँव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर भी जोर दिया गया। आपको बता दें कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सभी राज्यों की तरफ से अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस को सभी मध्य क्षेत्रीय परिषदीय राज्यों में लागू किए जाने की बात कही गई। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में पौड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसएसपी पौड़ी ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दे दी है। मामले में हरिद्वार व पौड़ी के जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई। संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी गई है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट कराने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य व उसके साथियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया था, जिसके अनुसार उनके आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी। जिसके मद्देनजर पुलिस ने पुलकित आर्य द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई। तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा जनपद हरिद्वार में लगभग 1 करोड़ 75 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। इसके साथ ही उसके द्वारा जनपद पौड़ी में लगभग 1 करोड़ 6 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके मद्देनजर उनकी तरफ से जिलाधिकारी पौड़ी व जिलाधिकारी हरिद्वार को अवैध अर्जित संपत्ति की कुर्की के संबंध में रिपोर्ट दी गई है। और दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों के आदेश के बाद पुलकित आर्य की दोनों ही जनपदों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की की जाएगी। झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी वो लगभग 1 करोड़ 6 लाख के ऊपर है। तो ये लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है। हरिद्वार जिले में अवैध शराब को लेकर के आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी अवैध शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध शराब के कारोबारी ठिकाने बदल बदल करके कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसको देखते हुए आबकारी विभाग ड्रोन की मदद से छापेमारी की कार्रवाई भी कर रहा है, जिससे जल्द ही हरिद्वार जिले में अवैध शराब के काले कारोबार पर नकेल कसी जा सके। अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा का कहना है कि देहात क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की तरफ से काफी मात्रा में लहन और भट्टियों को नष्ट किया गया है। अवैध शराब के कारोबारी जंगलों में ठिकाने बदल बदल करके ये
काम को अंजाम दे रहे हैं। विभाग इनके ठिकानों को चिन्हित कर रहा है। इसके लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि होली के आसपास इस पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी। इनका कहना है कि हर की पौड़ी के आसपास क्षेत्र में विभाग की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई। अवैध शराब के कारोबारियों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। फिलहाल मामले में आगे जांच पड़ताल की जा रही है। तो आपको बता दें, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार भी काफी ज्यादा पूरे मामले पर गंभीर नजर आ रही है। अवैध शराब के कारोबारी जंगलों में बताया जा रहा है कि ठिकानों को बदल बदल करके इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर के अब पूरी तरीके से वहां पर चौकसी बिठा दी गई है, सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल ड्रोन कैमरे से भी पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। शराब है, कच्ची शराब है, उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके लिए हमने लगातार कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। आज हमने रणजीतपुर के बाणगंगा के किनारे काफ़ी मात्रा में लहन और भट्टियाँ नष्ट की है। और क्या हो रहा है कि सुदूर जंगलों में और नालों के किनारे जहाँ पर हमारी पहुँच देर में हो पाती है, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते क्योंकि बार बार ये अड्डे बदलते रहते हैं। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन अड्डों को चिन्हित करके उनको भट्टियों को नष्ट किया जाए और इन अड्डों को समूल रूप से नष्ट करने के लिए विभाग जो है प्रतिबद्ध है। तो ड्रोन से भी हम सर्च करा रहे हैं। मान के चलिए कि होली के पास तक हम इस पे काफ़ी नियंत्रण और स्थापित कर लेंगे। हर की पौड़ी के आसपास हमने लगातार छापे डलवाए हैं अपने जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है। और 2-3 जो है एवेंचुअल वहाँ अपराधी हैं, एक अर्पित नाम का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में संत रविदास का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार स्थित ज्वालापुर में रविदास चौक पर संत रविदास की प्रतिमा का लोकार्पण कर रविदास जयंती मनाई गई है। इसके साथ ही रविदास के अनुयायियों ने पूजा अर्चना कर संत रविदास के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लिया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रविदास जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। ये रविदास समाज के लिए काफी खुशी का पल है। रविदास जी की तरफ से एक नारा दिया गया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये नारा जाति विशेष से काफी दूर था, जिससे भेदभाव को मिटाया जा सके। रविदास जी समाज सुधारक थे, इसलिए आज पूरा विश्व रविदास जी की जयंती को मना रहा है। संपूर्ण देशवासियों को महान संत समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी के 646वें जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और रही बात ये चौराहा हमारे माननीय विधायक मदन कौशिक जी ने आज हमें समर्पित किया है। हमारे रविदास समाज के लिए एक बहुत खुशी का पल है। रविदास समाज हो या अन्य समाज हो, हमारे माननीय विधायक जी सदैव अग्रणी भूमिका में लोगों की मदद करते हैं। और इसी से आगे राम चौराहा भी हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से बना है। संत शिरोमणि रविदास जी ने एक नारा दिया था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी कि अगर आपके मन में भक्ति भावना है तो आप कटौती में भी गंगा को प्रकट कर सकते हैं। ये नारा जाति भेदभाव से बिल्कुल दूर था और जाति भेदभाव दूर किया गया। इसी नारे के कारण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के लिए 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का विशेष आभार जताया। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देवभूमि को बड़ी सौगात देते हुए रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं रेलवे क्षेत्र में देवभूमि को सौगात मिलने से सामरिक महत्व के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में तेजी आएगी, तो वहीं हरिद्वार देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। 9 स्टेशनों पर भी यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। आम बजट 2023 में रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को पड़ोसी राज्यों की तुलना में कई गुना ज्यादा धनराशि मिली है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को 1538 करोड़,
पंजाब को 4,762 करोड़, हरियाणा को 2,247 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि उत्तराखंड का बजट बढ़ाए जाने के बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन समेत अन्य परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। इस बजट से रेलवे का विकास होगा और साथ ही सभी स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। रुड़की देवबंद रेल परियोजना को भी गति मिलेगी और साथ ही अब बहुप्रतीक्षित रुड़की देवबंद रेल परियोजना के निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी। रुड़की रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के साथ ही नए फुट ओवरब्रिज, स्वचालित सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा और साथ ही रुड़की ऐतिहासिक स्टेशनों में शामिल है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इससे निसंदेह राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा, यानी कि यात्रा सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रदेश में 11 प्रमुख रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप भी दिया जाएगा। रेल सुविधाओं को लेकर किए गए प्रावधानों से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि लक्सर से देहरादून, रामपुर से काठगोदाम ऐसे रेलवे के क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा टनकपुर बागेश्वर प्रोजेक्ट की घोषणा भी पीएम मोदी की घोषणा में शामिल है। वहीं इस बजट में प्रोजेक्ट के काम में पर्याप्त बजट जारी होने से रेलवे के काम में तेजी आएगी और साथ ही देवभूमि रेलवे का तीव्र गति से विकास होगा। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के स्थित प्रमुख मंदिरों में कुकड़ा मैया का अपना विशेष महत्व है और आपको बता दें कि समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर खबडोली गांव के पर्वत चोटी पर कुकड़ा मैया मंदिर और साथ ही नानतीन बाबा की तपस्थली और इसके साथ ही समाधि स्थली के रूप में स्थित है। आपको बता दें कि खबडोली के पर्वत शिखर और घने जंगलों के बीच स्थित कुकड़ा मैया मंदिर में मां भगवती एवं दिव्य पत्थर के शक्ति पीठ के रूप में विराजमान है। आपको बता दें कि बागेश्वर में स्थित कुकड़ा देवी के मंदिर में हर दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है। भक्त यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुकड़ा देवी के मंदिर में सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं बागेश्वर यूपीसीएल में संविदा में मीटर रीडर के पद पर काम करता हूं। लोग वहां बाजार में बिल मारता था, कुकुड़ मैया की बारे में सुना तो तब से यहाँ जब से मैं 2008 में यहाँ आ गया था बागेश्वर 2008-9 के बीच में, तब से मतलब 10-11 साल से जब भी रामायण हो, हमारे गुरु पूर्णिमा और ये माघ पूर्णिमा 2 पक्षों में यहाँ अखंड रामायण का आयोजन किया जाता है। समस्त क्षेत्रीय जनता का बहुत यहाँ पर अपनी तरफ से सहयोग, तन मन धन से पूरा सहयोग से माँ के पूर्ण आहुति होती है और विशाल भंडारा होता है। इसको देखते हुए मैं भी यहाँ से, मैं तो बचपन से ही एक रामायण प्रेमी रहा हूँ। नंदन बाबा महाराज तो ऐसे थे कि मतलब हमने अपने आंखों से देखे, हम छोटे छोटे थे लेकिन याद उतना मेमोरी मतलब है फिर भी। तो उनकी ऐसी अद्भुत मतलब लीलाएं थी, वो कभी बकरी बन जाते, कभी हिरन बन जाते, कभी इस प्रकार से वो घी के डब्बे को ऐसे फेंक देते और जो कोई बदतमीजी करा उसको आशीर्वाद देते थे। तो वो अद्भुत चमत्कारी पुरुष थे, वो महासिद्ध पुरुष थे। उनके बारे में हमारे पास कहने के लिए कोई प्रवचन नहीं है। यहाँ जो है, यहाँ पर पहले जो बाबा जी थे उन्होंने काफ़ी यहाँ पर पूरा इस मंदिर को पूरा ग्रोथ करने का उनका पूरा योगदान, रात दिन वो मरते रहते थे, खाते थे। तो उनकी कृपा से यहाँ अद्भुत सा चमत्कार जो कि कभी लोगों ने सोचा नहीं था, यहाँ के मूल निवासी है, लेकिन उनको लगा कि यार हाँ कोई शक्ति है। तो वो भी मतलब क्या कि जब इस प्रकार से इस रास्ते पर आगे बढ़े तो सबकी कृपा से एक बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ संसाधनों का ऐसा अभाव है, ना हमारे पास लाइट है, ना पानी है। 3 किलोमीटर नीचे तो हमारा पानी है और लाइट की व्यवस्था कुछ है नहीं। जो साधारण व्यवस्था यहाँ से हो पाती वो हमने थोड़ी बहुत कर रखी है
और बाकी हमारे पास यहाँ शासन प्रशासन को हमने कई बार चिताया है, कई ज्ञापन दिए हैं। मैंने स्वतः ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि कुकड़ी मैया में लाइट हो, और डीएफओ साहब को जाके पर्सनली मिले हैं बाबा जी और हम कि साहब इस पर आखिर रोक क्यों। जब 8 साल पहले यहाँ पोल पड़ गए हैं तो आज तक यहाँ लाइट नहीं आने का कारण क्या है। तो ये कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात कही साहब ने। सेवा करता है, माता रानी की कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। और नंदी बाबा जो हमारे ये सबसे बड़े उनकी नंदी बाबा है। उनने 12 साल लिया तपस्या की। तपस्या करने के बाद में यह कुछ नहीं था, ये माता रानी के आशीर्वाद से यह इतना थोड़ा हो पाया है। यह सबसे ज़्यादा परेशानी है लाइट की, तो इसलिए लाइट के बारे में देहरादून की 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर नगर निगम अब टैक्स लगाने की तैयारी में है। राजधानी देहरादून की बस्तियों पर हाउस टैक्स लगने से नगर निगम की सालाना इनकम करीब 4 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र की बस्तियों से 2017 में 1 साल तक हाउस टैक्स लिया गया था, लेकिन वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को अतिक्रमण मान करके हटाने का आदेश जारी कर दिया था, जिससे करीब 40,000 घरों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई। लेकिन अब राहत की बात यह है कि इन बस्तियों को धामी सरकार ने 3 साल का अध्यादेश ला करके राहत दी है, क्योंकि इन बस्तियों में पिछले लंबे समय से मालिकाना हक की मांग उठाई जा रही है। हालांकि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार इन बस्तियों को बचाने के लिए 3 साल का अध्यादेश लाई थी, लेकिन 2021 में इन बस्तियों पर दोबारा संकट खड़ा हो गया था। पहले उनसे लेते थे और बीच में जो है जब नया सॉफ्टवेयर बनना शासन ने शुरू करा तो उसमें बीच में थोड़ा सा वो टैक्स लेना बंद हो गया। अब हमने कल बोर्ड में इसको जो है प्रस्ताव रख के ये कहा है कि मलिन बस्तियों के जितनी हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियाँ हैं उन सबसे टैक्स लिया जाए। जब पहले हम उनसे टैक्स लेते थे तो लगभग 8 करोड़ के लगभग जो है नगर निगम को जो है हाउस टैक्स आता था, तो उससे नगर निगम का भी नुकसान हो रहा है और जो हमारे मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो भी टैक्स देना चाहते हैं। बार बार जो है उनकी तरफ से जो है अनुरोध आता है कि हमारे से टैक्स लिया जाए। तो कल हमने बोर्ड में इसको ला के और सर्वसम्मति से पास किया है कि जो टैक्स है, चाहे इसको कैंप लगा के चाहे जो भी व्यवस्था हो उस पर टैक्स हम लेंगे। सर, पहले जो टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कितने % की जो है बढ़ोतरी की गई है? बढ़ोतरी कोई नहीं है, जो टैक्स जो पहले देते थे वही देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे, जहां लोगों ने पर्यटन मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात देते हुए वहां पर आपको बता दें पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने बिलखेत क्षेत्र में शुरू हुई साहसिक खेल गतिविधियों का लुत्फ उठाते हुए साहसिक खेल को पर्यटन की दिशा सुधारने का भी जरिया बताया है। सतपाल महाराज ने साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखा करके साहसिक गतिविधि का शुभारंभ किया। सतपाल महाराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिलों की दशा बदली जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए अब पर्यटक लैंसडाउन से वापस लौटने के बजाय बिलखेत भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सतपाल महाराज ने कहा कि न्यार घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ाने के लिए जल्द ही वहां पर वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें क्यूकिंग और साथ ही राफ्टिंग भी शामिल है। सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटक पौड़ी पहुंच करके हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का दीदार भी पहाड़ के रमणीक स्थल में पहुंचकर कर सकते हैं। हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएं तो हज़ारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के बलून्स यहाँ होंगे जिसमें हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं और लोग यहाँ की सुंदरता और हिमालय का जो रमणीय दृश्य है, हिमाच्छादित दृश्य है, बर्फ से ढकी जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा टूरिज्म जो है उसको 4 चांद लग जाएंगे और टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। हम लोकल लोगों को लाएंगे जो इस प्रकार के करेंगे और हम सभी इसको करने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। मुझे यहाँ आकर के बड़ी खुशी हो रही है और आपने देखा होगा हमारे यहाँ गिद्धू के मेले होते थे, अब हमारे पैराग्लाइडिंग के मेले होंगे
ऐसा भविष्य का उत्तराखंड होगा। और केंद्र में बजट भी टूरिज्म को मिला है, बहुत बड़ी राशि जो है टूरिज्म को दी गई है। निश्चित रूप में उस राशि को लेकर के हम लोग अपने एडवेंचर टूरिज्म को, फ्लाइंग सफारी को हम बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ दिन पहले हुए अज्ञात चोरों ने डाकघर का ताला तोड़कर चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया था और वहीं पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और वहीं मामले में आगे आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। हाँ, ये कल दिनांक 3/2 को जो यहाँ पे खटीमा में पोस्ट ऑफिस है, तो उनके पोस्ट मास्टर साहब ने दिन में कोतवाली में तहरीर दी थी कि पोस्ट ऑफिस में रात्रि को ताला तोड़कर चोरी हो गई है, और जिसमें कि उनके 3 मॉनिटर और कुछ बैटरियाँ गायब हो चुकी हैं और कुछ और दस्तावेज भी उन्होंने बताया। तो तहरीर के आधार पर हमने थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया और उसके बाद हमारी जो कोतवाली की टीम है प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में छानबीन की गई, तो एक चोर को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसके कब्जे से 3 मॉनिटर और 6 बैटरियाँ और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद कर दिया गया है और अब इसमें अग्रिम विवेचना चल रही है। सर, ये वैसे इसका अभी आपराधिक इतिहास अभी निकाला जा रहा है, लेकिन हाँ, ये पहले भी चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो पावर के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया। दरअसल देवाल विकासखंड में बिजली उत्पादन कर रही 5 मेगावाट की चमोली हाइड्रो पावर कंपनी के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। आपको बता दें कि डैम साइट पर निर्माण कार्य में अवैध रूप से खनन कर निकाले गए खनिज को निर्माण कार्य में उपयोग कर कंपनी जहां सरकार को प्रत्येक साल लाखों का चूना लगा रही है, वहीं कंपनी की तरफ से प्रभावित गाँव की अपेक्षा कर सोशल मीडिया वेलफेयर फंड के दुरुपयोग पर भी प्रभावित गांव के ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। इस मामले में ग्रामीणों ने चमोली हाइड्रो पावर कंपनी की मनमानी पर रोष जताते हुए कहा कि कंपनी की तरफ से हर साल लाखों रुपए की खनन सामग्री केल नदी से निकाली जाती है, जिससे सरकार को रॉयल्टी के साथ ही अन्य करों का चूना लगाया जाता है। वहीं कंपनी की तरफ से प्रभावित गांव में विकास कार्यों का जो वादा किया था, कंपनी आज तक उससे पूरा नहीं कर पाई है, जिससे लोगों में बेहद गुस्सा है और साथ ही लोगों ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान है। जो हमारी नदियां हैं और उस नदी में जो है हमारे यहाँ का सवाड़, लोसरी, फल्या गाँव, वोलुंगरा, कांडे, बोनबेरा, और इनका जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट भी वंचित है। और आज तक उस शमशान घाट के लिए इनने कहा था कि हम 20% पानी छोड़ेंगे। आज तक इनने एक बूंद पानी नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि हमें शव लेकर के देवाल आना पड़ता है। और ना आज तक इन्होंने कभी पानी छोड़ा और ना ही वो प्रभावित इलाका 2013 में जब फल्या गांव में इतने बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन आज तक जो इनका एक मैनेजिंग फंड होता है, वो फंड में से कभी 1 रुपया खर्च किसी गांव वालों को बेनिफिट नहीं दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।